हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो साइंस के प्रश्नों को शामिल किया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कमरे को किसके द्वारा जो है कि ठंडा कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से। जी हाँ दोस्तों, संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे के तापमान को कम कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जो आप देखते होंगे कि जैसे फ्रिज वगैरह है उसमें भी संपीड़ित गैस ही छोड़ी जाती है, जिसके द्वारा जो है कि फ्रिज का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो देखिए, जो हम लोगों के घरों में फ्यूज तार लगता है वह किस पदार्थ का बना होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो वह टीन और शीशे की मिश्र धातु का। जी हाँ दोस्तों, टीन और शीशे को मिला करके जो है वह फ्यूज बनाया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, यह जो प्रश्न है फ्यूज से रिलेटेड, यह प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई 2 में भी आया था और टीआरई 1 में भी आया था। तो इसलिए इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा फ्यूज के बारे में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ऑडियोमीटर क्या नापता है? जी हाँ दोस्तों, ऑडियोमीटर आपका क्या नापता है? तो देखिए, अगर हम बात करें ऑडियोमीटर की तो यह जो है कि आपकी ध्वनि की तीव्रता को नापता है। जी हाँ दोस्तों, ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसी प्रकार जो है कि स्टेथोस्कोप द्वारा जो है वह हृदय की गति को मापा जाता है और बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसको जो है हृदय गति को जो है वह हम लोग स्टेथोस्कोप से नापते हैं और वायुमंडलीय दाब को कैसे नापते हैं? तो उसको नापते हैं बैरोमीटर से। और ऊंचाई तो आप जानते हैं कि इसका मापन कैसे किया जाता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि यदि बल को न्यूटन से में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रतिशत किया जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किया गया कार्य को किस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जूल। जी हाँ दोस्तों, वह क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि अतिचालक का लक्षण है। तो अतिचालक का लक्षण क्या होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें अतिचालक के लक्षण के बारे में तो जो शून्य पारगम्यता होती है यही अतिचालक का लक्षण होता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध। तो अगर किसी को गर्म किया जाए तो एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध जो है कि वह आपका घट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गर्म करने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वह आपका घट जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, सौर भट्ठी में आपका क्या प्रयुक्त होता है? तो सौर भट्ठी में आपका अवतल दर्पण प्रयोग होता है। तो इसको याद रखिएगा कि हमेशा जो है कि सौर भट्ठी जो होती है उसमें जो है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो इसको याद रखिएगा। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टीआरई 1 में भी इससे प्रश्न था, टीआरई 2 में भी था और टीआरई 3 का जो पेपर कैंसिल हुआ है उसमें भी जो है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से प्रश्न था। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसका अगर पीडीएफ वगैरह पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो देखिए, अगर हम बात करें सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह जो है वह आपका शुक्र ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह को जो है सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कहते हैं। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है और सुबह का तारा और शाम का तारा भी इस ग्रह को कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा।
चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। तो देखिए अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वह किसका करते हैं, तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इसको आप याद रखिएगा, हमेशा जो है कि सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से आप कोई भी सूक्ष्म वस्तु हो गई उसको स्पष्ट देख सकते हैं। इसमें जो है कि 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है, यहाँ से आपके केमिस्ट्री के प्रश्न स्टार्ट हो गए। केमिस्ट्री के 10 प्रश्न हमने लिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 10 प्रश्न हमने फिजिक्स के लिए हैं, फिर उसके बाद हम 10 प्रश्न जो है वह बायोलॉजी के करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है कि सोने को घोला जाता है, तो घोला जा सकता है, तो सोने को किसमें घोला जा सकता है आपका, तो देखिए सोने को जो है वह एक्वा रेजिया में घोला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सोने को एक्वा रेजिया में घोल सकते हैं। और एक्वा रेजिया जो होता है वह सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1.3 का मिश्रण होता है। तो इसको आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर दिया गया है सल्फ्यूरिक, यहाँ पर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड, तो यह ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या Cl आपका होता है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक दिया है तो यह ऑप्शन नहीं होगा। और इसमें सिर्फ नाइट्रिक दिया है तो यहाँ पर नाइट्रिक वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप मार सकते हैं। फिलहाल इसमें से अगर 4 ऑप्शन जो है कि आप में रहे तो देखिए यहाँ पर जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल है, तो 2 ऑप्शन सही हैं। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वह ई वाला सही हो जाएगा कि जो सोने को घोला जाता है वह एक्वा रेजिया में घोला जाता है। और एक्वा रेजिया जो होता है वह नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है कि मिश्रण होता है, जिसमें कि 1.3 के अनुपात से वह मिले होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अवक्रिया करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, क्योंकि यह अवक्रिया कर लेता है, कांच की जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उससे यह क्रिया कर लेता है। तो इसलिए इसको जो है कि हम जो है कि बोतल, कांच की बोतल में इसको नहीं रखते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो देखिए वायु में अगर हम कोई धातु रख रहे हैं थोड़ी देर तक और उस पर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है तो वह धातु आपका क्या है, तो वह धातु जो है वह आपकी तांबा है। जी हाँ दोस्तों, तांबा जो है कि यह अपक्रिया करती है और वायु से जो है कि तांबे का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, जो पटाखा होता है उसमें क्या चीज मिला होता है जिसके कारण जब पटाखा फूटता है तो वह लाल रंग का दिखाई देता है। तो देखिए उसमें जो है कि आपका स्ट्रांसियम मिला होता है। जी हाँ दोस्तों, उसमें जो है कि स्ट्रांसियम मिला होता है। उसके अलावा जो है स्ट्रांसियम नाइट्रेट होता है, स्ट्रांसियम कार्बोनेट होता है और स्ट्रांसियम सल्फेट होता है। तो यह सभी मिश्रण मिले होते हैं जिसके कारण जब पटाखा फूटता है तो वह अलग अलग रंगों में दिखता है, लाल रंग में दिखता है, कोई कोई देखते होंगे आप थोड़ा अलग कलर में दिखता होगा। तो वही सब कारण है। अगला है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। तो विस्फोटक जो नाइट्रोग्लिसरीन है यह आपका क्या है, तो यह आपका एक एस्टर है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा, यह आपका एक एस्टर है। इसका प्रयोग जो है कि विस्फोटक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि, तो देखिए जो घरेलू सिलेंडर है एलपीजी वगैरह उसमें जो है कि दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि वे एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एलपीजी द्वारा जो है वह चोक हो जाते हैं। इसके लिए इसमें जो है कि दाब मापक प्रयोग नहीं किया जाता है। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है और इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहती है, अतः दाब मापक इसमें नहीं लगाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है।
तो देखिए अगर हम बात करें कि किसके द्वारा जो है कि लोहा प्राप्त किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वह है हेमेटाइट। जी हाँ दोस्तों, हेमेटाइट जो है वह लोहे का अयस्क है। तो इस चीज को याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो विरंजक चूर्ण होता है उसके लिए कौन सा कथन आपका असत्य है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा कि जल में अधिक विलेय होता है। जी हाँ दोस्तों, विरंजक चूर्ण के लिए यह कथन आपका असत्य है कि जल में वह अधिक विलेय होता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको कहते हैं। तो देखिए जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु जो है वह मिश्रित अवस्था में पाई जाती है तो उसको प्रगलन बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको प्रगलन बोला जाता है। प्रगलन की क्रिया में जो है अयस्क के अपचयन से जो है उच्च ताप पर धातु प्राप्त की जाती है और इस प्रक्रिया में संगठित या मिश्रित या शुद्ध अवस्था में धातु जो है वह प्राप्त होती है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जस्ते से एक आयतन भाग को आयतन भाग इतना में जो है मिलाने पर पीतल बना है, पीतल का घनत्व है। तो इसमें देखिए बेसिकली यह जो क्वेश्चन है यह आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है कि कोई एक जस्ता है जिसका कि आयतन का भाग इतना है, कितना है 7100 किग्रा प्रति मीटर क्यूब है और जो है कि दो आयतन भाग तांबा उसमें मिला है जिसका कि घनत्व 8900 किग्रा प्रति मीटर क्यूब है। तो इसको मिलाने पर पीतल बना है, तो पीतल का घनत्व क्या होगा। तो देखिए इसमें जो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यह आपका कितना हो जाएगा, यह आपका 7100 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, तो प्लस जो है कि दो भाग आपका तांबा मिला है तो दो गुणे आपका कितना हो जाएगा 8900 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह आप जोड़ेंगे 24900 आ जाएगा और इसको जो है कि तीन भाग टोटल है तो 3 से भाग दे देंगे तो जितना आएगा टोटल आ जाएगा आपका 8300 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। जी हाँ दोस्तों, 8300 किग्रा प्रति मीटर क्यूब आ जाएगा। बस इसी तरह जो है कि हम इसको निकाल लेंगे और यही वाला आंसर आपका हो जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। बस क्या है कि एक भाग 7100 है तो 7100 लिख दीजिए, दो भाग जो है कि आपका तांबा है तो दो गुणे उतना कर दीजिएगा, उसके बाद गुणा करके 3 से भाग दे दीजिएगा क्योंकि 3 भाग टोटल है तो इसलिए 3 से भाग देंगे और आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, देखिए यहाँ से जो है यहाँ से आपका बायोलॉजी के प्रश्न आ गए। तो चलिए हम बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। बायोलॉजी का पहला प्रश्न है कि डीएनए को किसने अंत पात्र में बनाया। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो डीएनए है इसको किसने जो है कि अंत पात्र में बनाया था, अंत पात्र में बनाया था। तो इसका जो आंसर है वह है आर्थर कॉर्नबर्ग ने। जी हाँ दोस्तों, आर्थर कॉर्नबर्ग ने इसको जो है कि डीएनए को अंत पात्र में बनाया था। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आर्विड कार्लसन को जो है पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए जो है उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें डायबिटीज दिवस के बारे में तो यह आपका मनाया जाता है 14 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, विश्व मधुमेह दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो वह है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो वह क्या है। तो देखिए सबसे छोटे जीव की अगर हम बात करें जो कि विकास और प्रजनन करने में समर्थ है तो वह है माइकोप्लाज्मा। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा वह होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें अधिकतर जो एंजाइम आपके होते हैं वह आपके प्रोटीन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है।
तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनमें से जो है कि किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है विषाणु। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विषाणु। जो वायरस आपका होता है इसकी कोशिका में कोई भी जो है कि एंजाइम नहीं होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो देखिए, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा जो है कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था आह्वान, उसके जो किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो इसका देखिए जो सही आंसर है वह HIV एड्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, HIV एड्स के लिए जो है कि यह आपका प्रतिरोध के लिए कार्यरत है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब। तो डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा आपकी कब होती है? जब जो है कि आपका क्या होता है, जब जो है कि नाड़ी गति बंद हो जाती है तब डॉक्टर कहता है कि अब इनकी मृत्यु हो गई है, या हृदय गति रुक जाती है तब भी कहता है, या आंख की पुतलियां स्थिर एवं फैल गई हो तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रक्रिया ना हो। तो यह तीनों जो है कि आपका सही है, तो इसलिए जो है कि आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी तीनों एक साथ अगर मौजूद हैं तो डॉक्टर जो है कि व्यक्ति को मृत घोषित कर देता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में जो है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि डॉक्टर यहाँ पर जो मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था वह डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जीवाणु की खोज किसने की? जी हाँ दोस्तों, जीवाणु की खोज के बारे में अगर हम बात करें तो जीवाणु की जो खोज है वह लिवेनहुक ने की थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ पर लिखा रहता है लिवेनहॉक ने, तो लिवेनहॉक है तो वह भी सही है, लिवेनहुक दिया है तो वह भी सही है। तो देखिए, जीवाणु की जो खोज है वह लिवेनहुक ने किया था, तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और 1676 ईस्वी में जो है कि इन्होंने किया था। तो चलिए दोस्तों, यह थे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि साइंस के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और यह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चंस तैयार हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने करवा रहे हैं आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो जितने भी साइंस के पार्ट अपलोड किए हैं सबको आप पढ़ जाइए, और जितने भी हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अपलोड कर रहे हैं उसको भी पढ़ जाइए। तो सभी प्रश्नों को आप पढ़ जाइए, गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।